नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इनोवेशन। इनोवेशन तो मेरे को लगता है सब लोगों को पता होगा इनोवेशन क्या आती है, क्या होती है इनोवेशन। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कुछ भी क्रिएटिव आइडिया जो हम लोग ले आते हैं। वैसे नॉर्मली उन्होंने एग्जांपल आपके पास टूथब्रश की ली है। पुराने टाइम में क्या था, लोग जो टूथब्रश करते थे वो क्या, तो एक नीम की दातुन होती थी या लकड़ी होती थी जिससे लोग दातुन कर लेते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती चली गई, दातुन का उन्होंने पेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। पेस्ट की जगह टूथब्रश बन गए जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं। इसी को ही इनोवेशन करते हैं। किसी भी फील्ड में जब अपनी क्रिएटिविटी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कुछ नया लेके आते हैं मार्केट में, उसको क्या बोलेंगे, इनोवेशन। इनोवेशन में हमेशा क्या होती है, इन्वेंशन होती है। कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के ऊपर खोज की जाती है तब जाके, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिसर्च की जाती है जब किसी चीज़ के ऊपर, तब भी उसको इनोवेशन कह सकते हैं। रिसर्च ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने किसी की स्टडी की, किसी की केस की स्टडी कर ली और आप उसका रिजल्ट लेके आ गए, ऐसा नहीं है। आपने जब खुद फील्ड में जाके किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ फाइंड किया है, तब उसको हम इनोवेशन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इनोवेशन के, अगर आप कोई पॉइंट लिखना चाहें इनोवेशन से, कोई पॉइंट अगर हम लिखें इनोवेशन के हमें फायदे क्या होते हैं, कोई पॉइंट आपके पास एग्जांपल हो तो। सबसे पहले अगर कोई पुरानी हमारी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, जब हम उसी चीज़ के ऊपर इनोवेशन करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम ऐसे भी होती हैं मार्केट में। हम जब बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम बार बार टाइम के अकॉर्डिंग बार बार वापस आती हैं। तो अगर उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कंपनीज में इनोवेशन चलती रहती है, जिसको रिसर्च भी बोलते हैं, रिसर्च चलती रहती है। उसकी केस स्टडी करने के बाद हम उसके आंसर्स भी फाइंड कर लेते हैं। मीन्स हमारी एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर हमारे खर्चे कम करने के लिए, उन चैलेंजेस को भी पार किया जाता है इनोवेशन से। इन्होंने आपके पास अभी दिया भी चैलेंज ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के चैलेंजेस क्या होते हैं, एक तो टाइम का प्रेशर होता है कि टाइम पे ही हमें इनोवेशन करने होते हैं। हम बोले कि हम आज इनोवेशन करने बैठेंगे, 10-15 साल लगा देंगे, 10-15 साल में तो आपका करियर ही खत्म हो जाएगा भाई, जहाँ पे भी रहें वहीं रह जाते हैं। टाइम का प्रेशर होगा, कॉस्ट का प्रेशर होगा, उसके अलावा जो हमारे पास स्टाफ होगा वो सपोर्टिव होगा या नहीं होगा, ये भी हमारे पास चैलेंजेस में आ सकते हैं। क्योंकि जब तक स्टाफ ही सपोर्टिव नहीं होगा, तब तक कोई भी बिजनेस में कोई भी कंडीशन हो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हमारे पास उसके बाद आता है कि मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होगी। इनोवेशन तो हमने सब पढ़ लिया कि कुछ भी हम क्रिएटिविटी करते हैं उसको इनोवेशन करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी बेस पे इनोवेशन क्या होगी, इन्होंने यही पूछा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होती है, तो क्या बोलेंगे इसको। जब हम टेक्नोलॉजी में कुछ नया करते हैं, टेक्नोलॉजी में क्रिएटिविटी आती है, उसको इनोवेशन ही कहते हैं। हम एग्जांपल बोलें कि पुराने टाइम में हम लोग फ़ोन तो होते ही नहीं थे। पहले लोग किसके ऊपर काम करते थे, सिर्फ चिट्ठी के ऊपर काम करते, चिट्ठी लिखते थे, आज लिखे कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद पहुँचती थी। आज के टाइम क्या, हम वीडियो कॉल या फिर फ़ोन कॉल करते हैं, इमीडिएटली जिसको भी कोई न्यूज़ पहुँचानी है पहुँचा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या हुआ है, तो एग्जांपल आप देंगे तो, क्योंकि आपको कोई एग्जांपल बिजनेस का बात हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की, तो बिजनेस में टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग क्या काम हो रहे हैं। पहले सब लेबर्स का काम होता था, आज के टाइम में क्या मशीनरी युग आ गया, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम में आ गया। सब कुछ काम जो है टेक्नोलॉजी बेस पे इंप्रूवमेंट हो गई। जो काम करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता था, आज हम कुछ ही मिनटों में करके लीड कर देते हैं। उसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करते हैं तो किस प्रकार की कहता है इनोवेशन आई है टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले हम लिखे कि इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मतलब क्या होगा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसको हमने खत्म करके नई टेक्नोलॉजी में आ गई। इंक्रीज ही हुए हम लोग। जो पुराना टाइम काम करने में हमें पूरा दिन लगता था, आज हम कुछ आवर्स में वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसको इंक्रीमेंटल इनोवेशन बोल सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन। डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन का मतलब क्या होता है, अभी कुछ सीक्रेट इनोवेशन, जैसे हम बोलें कि कुछ हमें ऐसा लगता है कि हम डेप्थ में जाके कुछ केस स्टडी करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। बहुत सारी कंपनीज में, बिजनेस में ऐसा चलता है कि अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल हूँ कि मेडिसिन में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो दूसरी फर्म में काम नहीं कर सकता, स्पेशली जो बंदा लैब असिस्टेंट होगा या लैब में काम कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास फॉर्मूले होते हैं मेडिसिन के। हम किसी और कंपनी में काम ही नहीं कर सकते। तो इसकी भी स्टडी, जो पर्सन स्टडी करके गया वो किसी और बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे हम प्रोफेशन बोले, अपना प्रोफेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, सेम इसी को भी इनोवेशन बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन भी इसमें आती है। उसके बाद आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन का आर्किटेक्चर लेवल में बहुत आगे बढ़े हैं। आज के टाइम में हमारे पास क्या है, पहले कंप्यूटर्स पूरे रूम में लगते थे, आज के टाइम में क्या है, लैपटॉप आ गए हैं, छोटे से हम कहीं भी उठा के चल सकते हैं। आज के टाइम बहुत सारी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेल, HP, काफ़ी कंपनीज हैं जो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल लेके आते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारे इलेक्ट्रिकल बेस पे आते हैं। उसके बाद रेडियल इनोवेशन। रेडियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या था कि
बर्थ ऑफ न्यू आइडिया कंज्यूमिंग ओल्ड वंस बाय क्रिएटिंग रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इन्होंने एग्जांपल दिया कि क्राउड फंडिंग के एग्जांपल दिए कि सर रेडिएशन इनोवेशन आती है। पहले लोग अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे तो क्राउड बेस पे उनको फंडिंग करनी पड़ती थी, पब्लिकली जाके लोगों को डर भी होता था। आज के टाइम में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी बंदे को नॉलेज भी नहीं मिलती, हम लोग घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा बोलें कि हम जैसे कम्युनिकेशन लेवल बोलें वो इसी में आता है। रेडिएशन सेक्टर बड़ा ही है। पहले लोगों को एक दूसरे को मिलने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता था, स्पेशली किस पे जाते थे, बैलगाड़ियाँ वगैरह होती थी। आज के टाइम में हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हमारे पास एयरप्लेन्स हैं, उसके बाद ट्रेन हैं, बस हैं, हम बहुत जल्दी किसी के पास बंदे पहुँच जाते हैं। घर बैठे बातचीत करनी है तो इसलिए से घर बैठे बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में किसी के आइडियाज़, अगर किसी से परचेज ऑर्डर लेने हैं तो पहले मीटिंग रखनी पड़ती थी। आज के टाइम में क्या है, ईमेल्स के थ्रू सब काम होता है। ईमेल्स में ऑर्डर आते हैं, सब लोग ईमेल से ही ऑर्डर को प्रोसेसिंग करवा के अपना सामान भेज देते हैं। तो ये इनोवेशन बिजनेस में हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें लिखा है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट आप समझते होंगे, स्किल डेवलपमेंट क्या है, जो हम लोग हमारी स्किल्स हैं उसको डिवॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या न्यू इनोवेशन में काम किया। स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहले इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले सेटअप द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स 2016 में कानपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी उन्होंने सेटअप की है, जो इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ पे सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ITI तो सबने सुना ही है, कोई ऐसे पर्सन जिसने ITI के बारे में सुना। ITI सब जगह में पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन ITI में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग पढ़ जाते हैं, कोर्स कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ की टेक्नोलॉजी के बेस पे वो काम करना नहीं आता। जैसे हम बोलेंगे कुछ नहीं सीखो, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है कि हम कुछ सीखते हैं, उसका एडवांस वर्जन पहले आ जाता है। हम लोग कंप्यूटर्स की बात करें, हमने बेसिक का कोर्स सबने किया होगा। बेसिक कोर्स किया तो आप आज 2007 वर्जन एग्जाम्पल मैं सीखा हूँ, 2010 भी है, 2011 भी है, आगे 13 भी है, 13 के बाद 16 भी है, वैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन आगे चला आता है। तो स्किल डेवलपमेंट यही गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग की है कि हम जो लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनकी स्किल्स को डेवलप अलग अलग सेक्टर में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ IT सेक्टर में आना है। अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने ऐसे बताए थे कि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेटअप करेंगे। जो बंदे उसमें सर्टिफिकेट लेंगे उनको जॉब्स लेने में बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। शायद बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस भी अपना सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, शायद इसके बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा। ये भी कौशल विकास योजना भी किसी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें उन्हीं पर्सनस को जिनकी एज भी मैटर करती है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जैसे उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हर एक स्टेट में प्लस उनके डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर पे कोर्स मिलते हैं। शायद हमारे सेंटर पे भी ऐसा ही कोर्स आया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। वो चलता रहता है टाइम टू टाइम, जैसे कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट तरफ से मिलते हैं तो हम उसको भी ले सकते हैं। मेन काम क्या होता है कि स्किल को डेवलप करना है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप अच्छी जॉब में इजीली बेस पे एक्सेप्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने बनाया कि NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप प्रमोशन मीन्स ऐसे पर्सन जो पर्सन अपनी स्किल्स से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, स्किल्स हैं, उनको हम आगे लेके आएंगे। उसमें उनके लिए कहीं ना कहीं से भी मीन्स फंडिंग आएगी या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का सिस्टम वही दोबारा इसमें आता है कौशल विकास योजना वाला, ये कि ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं 2-2, 3-3 महीने। आजकल तो वैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप स्टडी ही ऐसी करवाओगे उनको ट्रेनिंग में ज़्यादा मिले। वैसे अगर हम रेगुलर कोर्स करते हैं तो एक सेमेस्टर तो हमारा ट्रेनिंग का ही होता है। अगर आप जैसे डिस्टेंस में करो, डिस्टेंस में ट्रेनिंग क्या है, हमें ट्रेनिंग का कोर्स नहीं मिलता। डिस्टेंस में आप स्टडी करते हो, उसके बाद सारा दिन आपके पास टाइम ही है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी ट्रेनिंग ही है, आप एक्सपीरियंस भी गेन करोगे प्लस आपकी ट्रेनिंग भी ऐसे बढ़। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपका लेवल अपना भी बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस भी होगा, डिग्री भी होगी, आप आगे कहीं भी खुद बढ़ सकते हैं। उसके बाद स्पेस बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामिंग, तो ये आपके पास डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामिंग हमारा ये सिस्टम आज के टाइम में गवर्नमेंट ने सेटअप अच्छा किया है कि स्टडी लोग उतने ही करते हैं जितना रेगुलर में करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर वाले सारा दिन नहीं पढ़ते, पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, उतना ही पढ़ना होता है जितना आप लोगों ने पढ़ना। लेकिन डिस्टेंस में हमें बेनिफिट क्या होने वाला, वही ट्रेनिंग आपकी ऑटो मोड पे आएगी, एक्सपीरियंस भी आपका गेन होगा अगर आप अपने अपने फील्ड की जॉब अभी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जिसको जॉब मिल गई उसका एक्सपीरियंस लेके बंदा उसी सेक्टर में आगे बढ़ सकता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ने NSDC एक संस्था भी सेटअप की हुई है। इसका मेन काम यही होता है कि हम हर एक बंदे की स्किल को डेवलप करें। इन्होंने काम क्या किया कि हमें क्रिएट फंड इनेबल, पहले तो उन लोगों को आगे लेके आओ जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, उनको स्किल्स ट्रेनिंग दो, उनके लिए फंड। सेकंड काम यही है कि उनके लिए फंड रेज करो। गवर्नमेंट मैंने कल कोई एग्जाम्पल दी थी, छोटे छोटे लोन 10,000 तक का लोन या 50,000 तक का लोन विदाउट किसी की गारंटी आप लोगों को मिलते हैं। अगर वो बंदे काम करना चाहते हैं तो जिन्हें पैसे लेके छोटा सा बिजनेस अपना सेटअप
कर सकते हैं। लास्ट में इनेबल, फिर भी अगर उनको लगे कि हाँ बिजनेस आगे और बढ़ सकता है तो उनके लिए फिर अपने आप ही फील्ड खुल जाते हैं। जब आपने मान लो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपका बिजनेस प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आपके बिजनेस अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए बैंक भी रेडी हैं, बहुत सारे बैंक जैसे IDB, IDFC, SIDBI या उसके अलावा ICI, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर मोस्टली बैंक गवर्नमेंट ने सेटअप किए हुए हैं, ये सारे ज़्यादा बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी ही होते हैं। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा हुआ तो आप आगे जा सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है कि हमें लोगों की स्किल्स को जो है सेटअप करना है और उनको बिजनेस में आगे लेके आना और उनका विजन सेटअप करना है। विजन मीन्स जो लोग आज सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे इस दिशा में जाना है, या मुझे IPS ऑफिसर बनना है, या फिर बैंक में जाना है, या कहीं भी जाना है, उनके विजन को एक ग्रोथ देना या फिर एक लाइन सेटअप करवाना, एक दिशा में लेके जाना, ये NSGS का मेन सेटअप है। एक मेक इन इंडिया, शायद आपने प्रोग्राम सुना भी होगा। मेक इन इंडिया हमारे इंडिया में आज के टाइम में तो स्पेशली चल रहा है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ है आज के लिए, बिजनेस के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑलवेज चलता है। जब भी कहीं पे कोई किसी भी मंत्री का जो कुछ भी भाषण आता है उसमें मेक इन इंडिया की बात जरूर आती है। कुछ भी हो हम इंडिया में अपना बना के सेल करें। मेक इन इंडिया से शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है कि लोग खुद अपने बिजनेस चला रहे हैं। कई एरिया तो ऐसे ही हमारे शायद पंजाब में कम मिले, बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर गाँव में एक लेडीज़ काम कर रही है तो काफ़ी गाँव की लेडीज़ को अपने साथ लेके काम कर रही है। कोई लोग काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को अपने साथ काम करके चल रहे हैं। तो ये भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इंडिया में आज के टाइम में रन हो रहा है, जो बिजनेस सेटअप के लिए। बिजनेस हमने कल बात की थी कि हमारी इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है, हम 5th रैंक पे पहुंच चुके हैं। तो पहुंचने का कारण ये है कि लोग मेक इन इंडिया में काम कर रहे हैं। जो कुछ हम पहले बाहर से मंगाते थे, आज हम अपने इंडिया में खुद बनाते चले जा रहे हैं। फिर हमारे पास एक मेन क्वेश्चन जो 10 नंबर का आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? जब भी कोई कंपनी मार्केट में आएगी, जब कोई भी बिजनेस, जब मैनेजमेंट लेवल पे जब बिजनेस आएगा तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको लिखनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शोइंग द कंपनी कंसर्न एंड कमिटमेंट टुवर्ड द सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट। जब कंपनी के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं या कंसर्न कंपनी पक्के तौर पर मान के चलती है कि वो सोशल लाइफ के लिए, मीन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके बैठे हैं, वो काम उनको करने को उसको बोलना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले इसमें आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी तो आप समझते हैं ना, जहाँ पर कोई कंपनी लगी हुई है उसके आसपास का एरिया जहाँ पर वो कंपनी लगी है उसके लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिखी है कि बिजनेस जो चलाने हैं वो विद मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जो भी बिजनेस के स्टैंडर्ड हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि लेबर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना एक बिजनेस का रूल है कि जो भी कंपनी में लेबर काम करेगी उसको ये सारी सर्विसेज देनी है, तो वो सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना ये कंपनी का जिम्मेवारी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जहाँ पर आपकी कंपनी लगी हुई है वहाँ के पोल्यूशन को कंट्रोल रखना भी कंपनी की जिम्मेवारी है। स्पेशली तो यही है कि जो भी पब्लिक कंपनी लगती हैं किसी ऐसी एरिया में नहीं लग सकते जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंपनीज ऑलवेज लोगों की पहुँच से बाहर लगते हैं, बाहर के एरिया में लगेंगे ताकि अगर मान लो पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी हो तो लोगों को इफेक्ट ना करे। उसके बाद मिनिमाइज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अगर लोगों में ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव कुछ हो रहा है, या इकॉनमी बेस पे किसी को सैलरी कम है या कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबकी सैलरी अगर लेबर में है तो बेस रेट सबका एक ही होगा। गवर्नमेंट खुद सेटअप करती है, कभी पीछे गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, अगर कंपनीज में कोई इम्प्लॉइज आएंगे कम से कम सैलरी जो है 8,000 तो होनी ही चाहिए, इससे कम किसी को आप नहीं रखेंगे। अभी तो शायद बढ़ा दिया इन्होंने, शायद रेट मेटल से 9,000 के लगभग कर दिया है, वो रेट फिक्स है, इससे कम सैलरी नहीं है। अगर कहीं पे कोई बंदे काम कर रहे हैं तो वो बोल भी सकते हैं अपने हक के लिए भी इससे ज़्यादा हमें सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। उसके बाद सोशल हेल्थ, एजुकेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ लोकेलिटी। जिस एरिया में रह रहे हैं सबसे पहले तो उस एरिया की डेवलपमेंट करवाना कंपनी की जिम्मेवारी होती है। ये सभी कंपनीज करती हैं, किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी स्कूल को उन्होंने खुद अडॉप्ट किया होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। शायद मैं एग्जांपल दूँ तो ये घर का आपने शायद कंपनी सुनी, इसने जो ज्ञाना में एक स्कूल है इसने खुद अडॉप्ट किया था। वहाँ पे ड्रेस पहुँचाना, बच्चों को बुक्स देना, ये कंपनीज का ही काम है, वहाँ पे खुद पहुँचाते हैं। अच्छी अच्छी कंपनी ऐसे काम करती हैं। उसके बाद एजुकेशन प्रोवाइड करना, मीन्स टाइम पे जो पर्सन्स आपके साथ काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उनके राह में आप रोड़ा बने। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाइए, वो आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्लस उनकी फैमिली बेस पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना, ये कंपनी की सोसाइटी बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन मानना, टाइम पे टैक्स की पेमेंट देना,
सोशल वैल्यू जो गवर्नमेंट बोलती है कि जो सोशल स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करना, ये कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने लिए एडवांटेज ना लेना। गवर्नमेंट कई बार ऐसे बोलती है कि ये एडवांटेज जो एम्प्लॉयज़ के लिए आई हैं या फिर पब्लिक के लिए आई हैं, कंपनीज अपने लिए यूज़ करने लग जाए, वैसा ना हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड वैसे होनी चाहिए। जीएसटी चाहे तो जीएसटी फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करे, जो भी कंपनी काम करेगी। पर्सनल बेनिफिट तो अपने आप ही होते चले जाएंगे जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो सब लोगों को पता होगा, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जिसको नहीं पता शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। ठीक है, शेयर होल्डर में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, कंपनी आपको कुछ अलग से तो नहीं है, अभी कंपनी का कोई हिस्सा आपको काट के दे देते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके लिए भी कंपनीज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले टाइमली उनका रिटर्न करना। अगर किसी बंदे का पैसा 5 साल के लिए 10 साल के लिए टाइम पीरियड खत्म होने के उसका पैसा वापस करना, प्लस उसको डिविडेंड या फिर जो भी इंटरेस्ट है तो वो टाइमली देना। ऑलवेज उनकी ग्रोथ के लिए देखना। जिन लोगों ने पैसा बिजनेस में लगाया उनका ग्रोथ करवाना। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही लेवल पे रख के रखना है। आज उनका पैसा अगर 10 लाख लगा हुआ है तो उसका 10 का 10 ही रहे, उसका इंटरेस्ट बेस पे पैसा बढ़े। अगर उनको प्रीमियम बेस पे कोई बेनिफिट मिल सकता है तो उनको देने का कोशिश करना। गुडविल कंपनी की बनी रहे, रेपुटेशन कंपनी की बनी रहे, शेयर होल्डर के लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया वो पैसा तभी लगा के रखेंगे अगर कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन बनी रहेगी। अगर कंपनी का नेम एंड फेम होगा तभी कंपनी में पैसे लोग और लगाते रहेंगे। टू मेंटेन या फिर टू रिमेन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। हमेशा जो काम कंपनी में होगा शेयर होल्डर के लिए, उनका रिकॉर्ड जो है ट्रांसपेरेंसी बेस पे होना चाहिए। अगर कोई भी शेयर होल्डर चाहे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो इजीली बेस पे ले सकता है। उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, जहाँ पे सोसाइटी की बात करते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर की या फिर गवर्नमेंट की बात करते हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉयज, जो कंपनी में बंदे काम कर रहे थे उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सबसे पहले आती है कि उनके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट जो हो वो हेल्दी और सेफ्टी वाला, कि उनको ऐसी कोई कंडीशन ना हो, उनको कोई बीमारियाँ हो। हम लोग किसी कंपनी में शायद हम लोग तो मान लो HR डिपार्टमेंट है या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, शायद आप लोग कंपनी में देखते हो कि लेबर्स में जो लोग काम करते हैं उनको जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मास्क हो गया, फिंगर टिप्स होगी, आई ग्लासेस होगी, काफ़ी कुछ कंपनीज वाले प्रोवाइड करते हैं। और प्लस जहाँ पर मीन्स हमें लगता है कि एकोमोडेशन ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सर सेटअप करना कि गर्मी ज़्यादा ना लगे। बहुत कुछ ऐसे सेटअप कंपनीज को करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के लिए, फैसिलिटी ऑलवेज अवेलेबल हो। उसके बाद ग्रांट रेगुलर एंड फेयर वेजेस, टाइमली सबको पैसे मिलते रहें और वेजेस जो हो फेयर हों। जैसे गवर्नमेंट ने सेटअप किया कि इतना पैसा सबको मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम तो सबको मिलना चाहिए। प्रोवाइड वेलफेयर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग प्रमोशन फैसिलिटीज, कंपनी में जो लेबर में लोग आए उनको प्रमोशन की फैसिलिटी देना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। अगर कोई बंदा अपनी स्किल्स दिखा सकता है कंपनी में, आपने शायद सुना भी हो बहुत सारी कंपनी में जो लेबर में स्टार्ट होते हैं कई बार मैनेजर तक की पोस्ट में भी चले जाते हैं। अगर उनकी स्किल्स में ऐसी इनोवेशंस हैं, अगर स्किल्स को आगे ले जा सकते हैं तो उनको प्रमोट करने का काम भी कंपनी का है। उसके बाद प्रोवाइड रीजनेबल वर्किंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, काम करने के जो नॉर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड है वो भी रीजनेबल होने चाहिए। कंपनी का जो रूल्स है कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए तो वो 8 घंटे ही चलनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा किसी बंदे से काम करवा रहे हो फर्स्ट तो पहले उसकी खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि बंदा काम कंपनी में करना चाहता है। अगर आप करवा भी रहे हो तो उसको एक्स्ट्रा टाइम या फिर ओवर टाइम वो कुछ सबको मिलनी चाहिए। जैसे साल महीने में एक छुट्टी हम कर सकते हैं जिसको CL बोलते हैं, ठीक है जी। अगर साल में 14 छुट्टियाँ आती हैं EL बोलते हैं, इमरजेंसी लीव इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो संडे की छुट्टी या फिर जो त्योहारों पे जो छुट्टियाँ आती हैं वो सब कुछ मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स हैं तो कंपनी में वैसा चलना चाहिए। उसके बाद वर्कर ग्रीवियंस, प्रॉपर रिकॉग्निशन एफिशिएंसी एंड हार्डवर्क, कंपनी में हमेशा ध्यान रखा जाए कि सब लोगों के साथ जो काम हो रहा है हार्डवर्क वाले काम जिन लोग कर सकते हैं उन्हीं से करवाए जाए। वैसे जैसे बोला जाता है कि लेडीज़ को मशीन्स के ऊपर काम नहीं करवाना, वो काम सिर्फ जेंट्स के लिए होना चाहिए। कोई ऐसी मोशंस वाली मशीन्स हैं उसके ऊपर कोई बच्चे वाली लेबर काम नहीं करनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों को आप काम कंपनी करवा भी रहे हो वो सिर्फ एक्सलेंट, वो भी कुछ कंडीशन होती है जिस बेस पे आप काम करवा सकते, वैसे तो करवा ही नहीं सकते। तो उनको मोशन मशीन पे काम ना करवाना, फेयर वेजेस देना, टाइम पे उनको रिलीफ देना, ये कंपनीज की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर तो पता होगा कौन होते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे हम बोलते हैं हम लोग किसी का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो हम लोग क्या होते हैं कंज्यूमर। उनके लिए क्या होते हैं सप्लाई सोशली हार्मलेस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में पहुँचाने हैं वो हार्मलेस होनी चाहिए। मीन्स किसी बंदे को प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस किया हुआ है
क्वालिटी देना या स्टैंडर्ड देना उसका प्रॉमिस कभी खत्म नहीं चाहिए। जैसे आजकल के प्रोडक्ट में ISI मार्क का लगना, ये सब में लग के आता है। जो अच्छे अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट है उसमें ISI मार्क लगा आता है। अडोप्ट फेयर प्राइसिंग, प्राइस भी फेयर होनी चाहिए ताकि लोग उसको खरीद सकें। आप ऐसा प्रोडक्ट ना बना दें कि लोगों की पहुंच से बाहर हो, सिर्फ लॉयल कस्टमर ही खरीद पाएँ जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। जैसे हम बोलेंगे अंबानी ही खरीद पाए, हम लोग खरीद ना पाएँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, कोशिश की जाए कि जब भी किसी बंदे को कुछ प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके पास सर्विसेज होनी चाहिए। आज के टाइम में मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलेंगे आपको उनके साथ वारंटी तो जरूर मिलेगी। किसी प्रोडक्ट में 1 साल की, किसी में 3 साल की, किसी में 5 साल की। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उतना टाइम में बंदा जो है अपने प्रोडक्ट को रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लेता है। रजिस्टरिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटरिंग, ऑलवेज कोशिश की जाए कि आपके प्रोडक्ट की कभी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट रेयर है, मार्केट में कम हो गए हैं तो लोग उसको ब्लैक करके बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कोशिश ये की जाए कि कंपनी की जिम्मेवारी होती है कंज्यूमर के लिए कि आपका प्रोडक्ट कभी ब्लैक मार्केट में ना जाए, ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में अच्छी सप्लाई हो तो लोग उसको ईजिली बेस पे खरीद सकें। फेयर कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन लेवल भी फेयर होना चाहिए, ये कंज्यूमर के लिए जरूरी है। कंज्यूमर नहीं कंपटीशन करते, कंपनीज का। कंपनी कई बार क्या कंपटीशन लेवल में कीमतें ज़्यादा बढ़ा देती हैं, कई बार प्रोडक्ट बंद कर देती हैं, ऐसा कभी नहीं चाहिए। आप कंपटीशन अपने प्रॉफिट लेवल पे कंपनीज करते रहें, कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए वो टाइमली मार्केट में वैसे ही अवेलेबल मिलती रहें, ये कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने उसके बाद बताए हुए मॉडल कौन कौन से हैं, काफ़ी मॉडल्स बताए हैं कि फ्रेडमैन, अकरमैन मॉडल, या फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सिटीजन मॉडल, स्टेक होल्डर मॉडल, ये अलग अलग मॉडल हैं। मॉडल का मतलब सभी मॉडल्स का एक ही काम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉर्पोरेट्स की वही है, सब लोग वही दिखाते हैं भी। अगर हम प्लस माइनस करना चाहते हैं किसी सेक्टर में तो कर लें, लेकिन गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ ये चीज़ आप इतनी कम भर्ती कर सकते, जैसे बोलूँ कि 8 घंटे की जगह 9 घंटे की शिफ्ट होगी, वो मैटर करती है। आप 8 घंटे की जगह 16 घंटे की शिफ्ट बना दो, वो मैटर नहीं करती। किसी बंदे को आप आज भी ड्यूटी करो, कल भी ड्यूटी करो, कल फिर आ जाओ, वैसा काम नहीं चलने वाला। सभी मॉडल यही बोलते हैं कि जिस बंदे से जो भी आप काम करवा रहे हो वो काम कंप्लीट करवाया जाए, प्लस उसको फेयर स्टैंडर्ड वेजेस, प्लस जो एक्स्ट्रा टाइम है उसका ओवर टाइम उसको प्रोवाइड करवाया जाए। स्पेशली पब्लिक के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब लोगों के लिए आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिजनेस में आज के टाइम में क्या ट्रेंड चल रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड चल रहा है नेटवर्किंग मार्केटिंग, शायद आप लोगों ने सुना होगा नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए। आज के टाइम में बहुत सारा बिजनेस चल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, बंदे के साथ बंदे जोड़ने वाले बिजनेस आज के टाइम बहुत सारे चल रहे हैं। कुछ कंपनी जैसे गवर्नमेंट ने खुद बोला हुआ है कि हाँ चला सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड देते हैं। शायद आप मेरे को शायद आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन होगी किसी बिजनेस के बारे में। नेटवर्किंग मार्केटिंग आज के टाइम में बिजनेस में बहुत सारे चल रहे हैं। शायद मैंने एग्जाम्पल अभी लाइव 2-3 दिन पहले सुना, एक RCM है कोई कंपनी, वो बंदे जोड़ने गया, खाने पीने का सामान भी लो और बंदे जोड़ो। मेरे तो पीछे पड़े हुए जुड़ने के लिए, मैं तो जुड़ता नहीं हूँ, मेरे को ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें चीज़ों में, कहाँ किसकी मिलते करते रहेंगे, वो काम भी रह जाता है। तो ये नेटवर्किंग मार्केटिंग का बिजनेस भी आज के टाइम में हमारे इंडिया में चल रहा है। शायद आपने सुने होंगे फ्रेंचाइजीज क्या होते हैं। फ्रेंचाइजी क्या होते हैं? एग्रीमेंट होता है। मान लो मेरा नेम एंड फेम है, आपने मेरा नेम यूज़ करके कोई बिजनेस चला रहे हैं, एग्रीमेंट होता है 5 साल के 10 साल के लिए आप मेरा नाम यूज़ करके कोई बिजनेस चलाएंगे, तो उसको फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बोलते हैं। आज के टाइम में चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस चलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ, टाटा स्टील है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी कंपनी में टाटा स्टील का प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो अपना टाटा स्टील नहीं बोल सकते कि हम टाटा स्टील का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी सिस्टम होती है कि आपने मेरा एक फ्रेंचाइजी ले लिया। जैसे मैं बोलूँ कि जियो एग्जाम्पल है, जियो तो एक मेन कंपनी है, पता है कि अंबानी अडानी इसको चलाते हैं, हम लोग उसके फ्रेंचाइजी जैसे डिस्ट्रीब्यूट बनना चाहें तो हम बोल सकते हैं मैं भी जियो में काम कर रहा हूँ, मेरे पास जियो का ऑफिस है, ऐसा भी है। तो वो एक फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि उतना टाइम उस बंदे का नेम यूज़ करके अपना बिजनेस आगे चला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंचाइज के बाद हमारे पास आ रहा है कि बिजनेस कैसे बोल सकते हैं रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए, वो भी फ्रेंचाइज सिस्टम आता है कि मैं कंपनी को, तो काम हम कंपनी से जब जुड़ गए, जब कंपनी हमें कोई पे कर रही है तो हम उसका फ्रेंचाइज सिस्टम ही आ जाएंगे। मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उसकी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए जब काम करूँगा तो फ्रेंचाइज सिस्टम चलता है। जब हमें लगे कंपनी को लगे कि रेपुटेशन डाउन करवा रहा है ये बंदा, तो ऑटोमेटिक बंदे को बाहर कर देते हैं। थर्ड इसमें आ रहा है आपके पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आज के टाइम में हमारे बिजनेस में चल रहा है कि आज का बिजनेस ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्रोडक्ट खुद ही बना रहा हो। बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे काम ऐसा करते हैं कि सारे पार्ट्स बाहर से मंगाते हैं, अलग अलग कंपनी से आते हैं, एक कंपनी में असेंबल हो जाता है और प्रोडक्ट बना के बाहर भेज देते हैं। मैं एग्जांपल साइकिल की लूँ, कार्स की लूँ, बाइक्स की लूँ, कंपनी जैसे कि हम बोलेंगे बजाज होगी, हीरो होंडा होगी, ये खुद नहीं बनाती हैं, ये सिर्फ काम असेंबल करने करती हैं। सभी पार्ट्स इनके बाहर से आते हैं अलग अलग कंपनी से, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्री में वहाँ से बन के आते हैं। बाद में ये असेंबल करके अपना मार्का लगा के मार्केट में बता देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हैं, जिसको आउटसोर्सिंग बिजनेस जैसे बोलते हैं, ये भी चलते हैं। ई कमर्स आपने सुना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस हम जब बात करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारी कंपनी, मीशो बहुत सारी ऐसी कंपनी चलती है, मीशो है ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी चलती हैं जो ई कमर्स का काम करती हैं। इस चीज़ को ऑनलाइन मार्केटिंग का बिजनेस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। तो हमें बताइए कि मार्केट में आपके पास रिटेल में, होलसेल में, सब जगह हमारे पास चलता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में काम भी कर सकते हैं। जो भी हमारे पास बिजनेस कुछ भी होते हैं, इनके हमें बेनिफिट एडवांटेज क्या लिख सकते हैं। बेनिफिट्स में कुछ अगर लिखोगे, सबके लिए बेनिफिट्स अलग अलग दिखे हैं उन्होंने, हम लोग कंबाइन करके लिखने बैठे हैं। कोई एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो आज के टाइम में बिजनेस में ट्रेंड चल रहा है, उसका बेनिफिट हमें क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल आप बताएं। एक तो हमारा टाइम जो है सेव होता है, हम सिंपल से वर्ड में बात करें, टाइम सेव होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट जो लगती है वो भी कम हो जाती है, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। ऐसे कोई बिजनेस चल रहे होंगे तो प्राइस कंपनीज कम रख सकती हैं। आप देखेंगे ई कमर्स बिजनेस में उसमें स्पेशली होता है कि कीमतें मिलेंगी कम। मार्केट में जो सामान खरीदने जाओगे महंगा मिल रहा होगा, ऑनलाइन में आपको शॉपिंग कर लो कुछ भी ऑनलाइन, उसमें कीमतें आपको कम मिल रही, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या लिखेंगे अगर ऐसे कोई बिजनेस चल रहे हैं, डिसएडवांटेज कई बार ऐसा भी आता है कि क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, सेम प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाते हैं, ये डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। कोई और पॉइंट? हाँ, मैं ऐसे बोल सकते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट कई बार मिस भी हो जाते हैं, कई बार पहुँचने बंदे के पास प्रोडक्ट नहीं पहुँच सकता। और कोई पॉइंट अगर हम डिसएडवांटेज में लिखना चाहें भाई, कई बार हम टाइम जीरो करने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है, टाइम का प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर वर्क छोड़ने जाते हैं लेकिन पेपर वर्क बढ़ जाता है, कई बार इधर से उधर सामान चला गया, या कई बार ऐसे एडवर्टाइज में हम करने लगा रिकॉर्ड, प्रॉपर परमानेंट रिकॉर्ड कई बार नहीं मिल पाता। ऑनलाइन में कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, ऐसे बिजनेस में हमारा रिकॉर्ड होता ही नहीं है, किसी और बंदे का रिकॉर्ड चढ़ जाता है नाम में, ये गड़बड़ कई बार कंडीशन होती है। क्लरिकल मिस्टेक्स हम ऐसे बोल सकते हैं, क्लरिकल मिस्टेक कई बार ज़्यादा हो जाती है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ ख़त्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास था वो हो गया खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन हो जो पूछने वाला है जी?